स्वागत है भाई सभी का आपके हमारी ऐप द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से लोग जुड़ जाओ। आज ओशियंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। आवाज एक बार बता दो, सब क्लियर है? आवाज वगैरह, आवाज और वीडियो। नमस्ते भाई प्रियंका चौधरी। ठीक है। चलो आज जो हम पढ़ेंगे वो महासागरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक की अगर बात करूं तो महासागरों में पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम विश्व की बात करें तो कितने महासागर हैं? ओशियंस, ठीक है। सागर बहुत सारे, महासागर 4 हैं केवल, ठीक है। तो वो वाले गाने पे मत जाना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो वो 7 समुंदर नहीं है, ठीक है। कितने हैं महासागर? महासागर है 4, ठीक है। कौन कौन से? सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इससे छोटा जो है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। इससे छोटा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। यही 4 ओशियन मिलते हैं एनसीईआरटी की किताबों में। कई किताबों में 5वां महासागर भी दे रखा होता है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी सागर, सदर्न ओशियन, या कई लोग अंटार्कटिका सागर भी कहते हैं, अंटार्कटिक ओशियन कहते हैं। एक्चुअल में वो डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जब भी पूछेगा कितने महासागर हैं तो हमें क्या टिक करना है? 4 महासागर ही टिक करना है, ठीक है। नमस्ते भाई सभी का। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये पूछेगा कि ये जो 4 महासागर हैं इनका क्रम क्या है आकार के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू साइज पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है आकार के अनुसार, या फिर गहराई के अनुसार, ठीक है। आकार के अनुसार पूछ सकता है या डेप्थ यानी गहराई के अनुसार पूछ सकता है। तो अगर आकार के अनुसार इन 4 महासागरों का क्रम पूछे तो सबसे बड़ा अभी मैंने बताया प्रशांत महासागर है, दूसरे पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर आर्कटिक महासागर। जबकि अगर पूछ ले गहराई के अनुसार तो वही क्रम रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा? दूसरा और तीसरे नंबर को हमें आपस में बदल देना है। यानी ये जो हमने पढ़ा था दूसरा तीसरा, यहां पर इन दोनों को आपस में बदल देना है। यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गहराई में अगर हम बात करें तो सबसे गहरा पहले नंबर पर तो प्रशांत महासागर ही है, दूसरे नंबर पे जो सबसे गहरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिंद महासागर, जबकि यहां क्या था? अटलांटिक था, ठीक है। तीसरे नंबर पर अटलांटिक आएगा और चौथे पर आर्कटिक आएगा। तो अगर गहराई के अनुसार पूछे तो भी क्रम बता सकते हैं, और आकार के अनुसार पूछे तो भी क्रम को बताया जा सकता है। डिपेंड करता है पेपर में किस अनुसार पूछा है। तो आकार के अनुसार हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, गहराई के अनुसार बस करना क्या है? बी और सी को उल्टा कर देना है, बी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया जिसके बारे में पेपर में आ जाता है। अब अगर हम बात करें पृथ्वी की तो आपने पढ़ रखा होगा कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर क्या है? पानी मौजूद है, महासागर मौजूद है, ठीक है। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? पानी है, ठीक है। 71% भाग पर क्या है? पृथ्वी के पानी है, और बाकी 29% भाग पर क्या है? भूमि है, लैंड है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? पानी की वजह से नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 71% पानी है, तो पृथ्वी के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 50.9 करोड़ किलोमीटर वर्ग, ठीक है। यानी कि अगर पूरी पृथ्वी का हम क्षेत्रफल मापें तो लगभग कितना है? 50.9 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? 71%। तो वो कितना निकल के आएगा? 36.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर क्या हो गया? पानी, और बची हुई 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर क्या हो गया? भूमि हो गई। तो ये रटने वाले फैक्ट हैं जो कभी कभी फैक्चुअल पॉइंट पेपर में आ जाते हैं, जैसे शायद पीईटी में पूछ सकता है, ठीक है। स्टैटिक वाला पार्ट जो आ रहा है तो ये आपको रट लेना है ऐसे ही, ठीक है। इसी पर अगर आपने किरण की किताब लगाई होगी तो किरण में क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला एक क्वेश्चन है, इसी तरीके से दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में इतने प्रतिशत भाग पर भूमि पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में इतने प्रतिशत भाग पर भूमि पानी है। तो इस तरीके से पूछता है कि कितना प्रतिशत पानी और भूमि का फाइनली ऐसे निकल के आएगा पृथ्वी पर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया था भूमि ज्यादा है एज कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। इसी वजह से जो पछुआ पवनें थी, वेस्टर्लीज थी, उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता था।
कोई इसका आंसर करेगा जरा कमेंट में। वेस्टर्लीज के 3 नाम बताए थे मैंने, पछुआ पवनों के 3 नाम बताए थे, वो 3 नाम क्या क्या थे? कमेंट में जल्दी से बताओ। पछुआ पवनों के 3 नाम बताए थे, वो 3 नाम क्या क्या थे? पछुआ पवनों के 3 नाम बताए थे, वो 3 नाम क्या क्या थे? कोई कमेंट में आंसर करेगा? हाँ भाई, इतने लोग हो, कोई कमेंट में आंसर करो। करण, प्रियंका, अजय, सपना, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? ब्रेव, प्रियंका का आंसर आया। और 3 नाम बताए थे, 3। हाँ हाँ हाँ, चीखता चालीसा नहीं सर, गरजता चालीसा था। गरजता चालीसा, रोरिंग 40s, ठीक है। प्रचंड 50, फ्यूरियस 50s, और चीखता 60, श्रीकिंग 60s। ये 3 नाम थे पछुआ पवनों के। वो इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60% भाग पर पृथ्वी के क्या है? पानी है, ठीक है। 60% भाग पर पृथ्वी के क्या है? पानी। जबकि 40% भाग पर पृथ्वी के क्या है? इस पर भूमि मौजूद है। जबकि बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग पर क्या है? पृथ्वी के पानी है। यानी दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा अगर मैं बात करूं पृथ्वी का, तो इस आधे हिस्से में 80% भाग पर आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। केवल 20% भाग पर क्या है? भूमि है, ठीक है। लैंड बहुत कम है दक्षिणी गोलार्ध में, ज्यादातर भूमि कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये बड़े बड़े सारे महाद्वीप कहां आ जाते हैं? उत्तर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो ये पढ़ना है, ये तो रटने वाले पॉइंट हो गए। अब कंसेप्चुअल पॉइंट पे आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो महासागरों के तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो महासागरों के तापमान की अगर बात करें तो इसमें पहला जो फैक्टर आता है वो है अक्षांश, ठीक है। पहला जो फैक्टर आता है वो क्या है? वो है अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश, लैटिट्यूड। हाँ, तो अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में खुद सोचो, मैंने आपको बताया था 3 हिस्सों में हमने पृथ्वी को बांटा है अक्षांश के अनुसार। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इसको कहते थे हम कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो ना ज्यादा ठंडा था ना ज्यादा गर्म था, तो इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे शीतोष्ण क्षेत्र। और सबसे ऊपर वाला क्या क्षेत्र कहलाता था? ये कहलाता था ध्रुवीय क्षेत्र। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा तो ऊपर जाने पर क्या होता है? तापमान लगातार घटता है कि नहीं घटता? तो जैसे भूमि पर लगातार तापमान घटता है, ऐसे ही सागरों का भी तापमान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सूरज से ही तो तापमान आ रहा है। तो सूरज की किरणें वहां पर कम पड़ेंगी, तो चाहे भूमि हो चाहे महासागर हो, तापमान क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे, तो तापमान में क्या होगा? कमी आएगी। तो महासागरों का जो तापमान होता है वो अक्षांश बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। यानी जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान में क्या होगा? गिरावट आती है। भूमध्य रेखा के आसपास जो तापमान पाया जाता है वो लगभग कितना पाया जाता है? 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है इस क्षेत्र में। जबकि और ऊपर जाएंगे तो तापमान यहां ध्रुवों पर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है, ठीक है। बर्फ जमी रहती है। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होगा महासागरों का और ध्रुवों पर कम होगा। ये तो अंडरस्टूड सब पॉइंट है, ठीक है, बहुत आसान सा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है गहराई, डेप्थ, गहराई। अगर आप समुद्र में गहराई में जाते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे गहराई में जाओगे तो देखो सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो ऊपर की तरफ ही तो पड़ रही होंगी। तो ऊपर की तरफ पड़ रही होंगी तो ये वाला हिस्सा गर्म होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला हिस्सा। जैसे जैसे समुद्र में गहराई में जाओगे तो ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ऊपर ऊष्मा ज्यादा होगी, या अंदर जहां सूरज की किरणें नहीं जा रही वहां ऊष्मा ज्यादा होगी। तो जहां सूरज की किरणें एब्जॉर्ब की जा रही हैं, अवशोषित की जा रही हैं। तो अगर मैं बात करूं महासागरों की, तो ऊपर का जो पानी होता है, ठीक है, वैसे भी आप जंगल देख लेना, कहीं पर भी गर्म जो पानी होता है वो ऊपर का ही होता है, ठंडा पानी भारी होता है तो वो नीचे चला जाता है। तो गर्म पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे कैसा पानी होगा? ठंडा पानी होगा। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे समुद्र की, तो लगातार क्या होगा?
तापमान में कमी आती है। यानी जैसे जैसे आप अंदर जाओगे समुद्र के तो तापमान में क्या होती है, कमी आती है एक पर्टिकुलर गहराई तक। लेकिन और जब नीचे गहराई में और जाते हैं तो हमेशा निचली सतह का जो तापमान होता है समुद्र का वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यानी जब आप बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं समुद्र के बिल्कुल निचली परत में तो वहां का तापमान आइडियली क्या होना चाहिए था, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो प्रकाश नहीं पहुंच रहा सूरज का। लेकिन नीचे का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं पानी की तो ये मैंने फिजिक्स में एक आपको फिनोमेना बताया था जब पीईटी का मॉक लगवा रहा था तो, कि सबसे भारी पानी या पानी का सबसे अधिक घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यानी सबसे भारी पानी कौन सा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसीलिए पानी में अपवाद होता है, पानी में एक्सेप्शन है। किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो वो चीज फैलती है, और फैलने का मतलब क्या हुआ, उसका आयतन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका घनत्व डेंसिटी कम होगी। लेकिन पानी में अपवाद है। पानी को यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो पानी फैलता नहीं है, पानी उल्टा होता है, पानी सिकुड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बर्फ। बर्फ को आप देखोगे कि वो पानी पर तैरती है या डूब जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक पी होगी, दारू पी होगी, ठीक है, या दारू कभी देखी होगी तो उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो ऊपर ही तो तैरती है। ठीक है, या कभी वो ठंडा पानी करने के लिए भी आइस क्यूब्स डाल देते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर तैरती है। यानी जो बर्फ है वो पानी की तुलना में हल्की है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने फिजिक्स में भी किया था पीईटी के मॉक टेस्ट में, कि बर्फ का 0.1% या 10% भाग यानी 0.1 हिस्सा ऊपर रहता है और 0.9 जो उसका हिस्सा होता है वो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की बात जब हम की थी। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करते हैं तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पानी फैलना चाहिए यानी हल्का होना चाहिए, लेकिन नहीं, पानी क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से और गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तापमान को, तो जैसे जैसे और गर्म करते जाओगे तो पानी फिर फैलने लगेगा और धीरे धीरे भाप बन जाता है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा गैस जो होती है उनका आयतन ज्यादा होता है तरल की अपेक्षा, और तरल से भी कम आयतन किसका होता है, ठोस का होता है। ठीक है, पार्टिकल्स नजदीक होते हैं ठोस में, लिक्विड में थोड़े दूर दूर और गैसों में बहुत दूर दूर। ठीक है, तो ये पानी में अपवाद रहता है। इस पर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से, देखो समझो कैसे आएगा क्वेश्चन, यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ऐसे होंगे, घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्या आंसर दोगे बताओ जरा, खुशबू वाच ने ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो अपवाद मैंने अभी आपको बताया ना क्या होगा, अपवाद घटेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम सोचेंगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी में अपवाद है, क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। यानी अगर पानी को सोचो कैसे घटेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, यानी कि पानी को आप क्या कर रहे हो, भारी बना रहे हो, भारी बना रहे हो ना पानी को। भारी का मतलब क्या हुआ, उसका घनत्व डेंसिटी बढ़ा रहे हो, और घनत्व का फॉर्मूला आपने बचपन से रट रखा होगा, रो बराबर एम अपॉन वी। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई पानी तो उतना ही है ना, जैसे मैं हूं, मैं ठोस हूं, अगर मुझे पिघला दिया जाए तो रहेगा तो उतना ही। ठीक है, जैसे 1 किलो का बाट है ठोस अवस्था में, अगर मैं उसको पिघला के लोहा बनाऊं तो उसमें द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, 1 किलो ही, लेकिन फर्क क्या होगा, अवस्था में फर्क आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं पानी बना देता हूं बर्फ से, तो पानी बनाऊंगा तो उसका जो मास होगा वो तो उतना ही रहेगा। तो घनत्व अगर बढ़ाऊंगा तो आयतन को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज है, यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करूं तो आयतन क्या होता है, घटेगा। ये पानी में अपवाद रहता है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से फ्रेम कर दूं कि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए, पानी को
0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के आयतन पर, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बी ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सी ऑप्शन है घटेगा और डी ऑप्शन है बढ़ेगा। तो बताओ जरा सोच के क्या आंसर होना चाहिए? घटेगा फिर बढ़ेगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। और किसी का कोई आंसर? सनी गौतम, यार अभी देखो बैच का फिक्स टाइम हम आपको इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि चिराग सर के घर में अभी थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है, तो सर की क्लास का थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ गया है। ठीक है, तो सर मंडे से जहां तक कि आपकी क्लास ले पाएंगे इंग्लिश वाले, तो तब शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। और शेड्यूल की क्यों परेशानी लेते हो यार? घर में ही तो बैठे हो, तो कौन सा तुम्हें काम करना है? कौन सा तुम जो है काम पर जा रहे हो और इतना परेशान रहते हो? तो तुम्हें तो हमेशा फ्री रहना चाहिए। ठीक है, तो टाइमिंग में थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है, जैसे हो सकता है 1 बजे की जगह 12 बजे की क्लास हो जाए, 12 बजे की जगह 1 बजे क्लास हो जाए, तो वो इन्फॉर्म मैं आपको कर देता हूँ। व्हाट्सएप हर 2-2 मिनट में चेक करते हो, तो ऐप चेक करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? ऐप के नोटिफिकेशन जबकि आ भी जाते हैं व्हाट्सएप की तरह, वो तुम पढ़ते नहीं, व्हाट्सएप पे ध्यान है तुम्हारा केवल। तो चीजों को भैया ध्यान से देखो ना चीजें। ठीक है, जैसे कल आपकी रीजनिंग वाले सर की क्लास थी, यूट्यूब पर चल रही थी, तो ऑब्वियसली 8 बजे तक वो क्लास खत्म नहीं हो पाई, इसलिए 9 बजे कर दी। ठीक है, लेकिन क्लास ली। कल इतना आप यकीन नहीं मानोगे, यहां आके आप देखते सेंटर पॉइंट में इतना पानी भर रहा था, मेरे घोंटू तक पानी था, लेकिन फिर भी मैं आया क्लास लेने। मैं छुट्टी भी मार सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपका सोचा कि नहीं यार 2 दिन की छुट्टी हो गई है, और 2 दिन की क्या, मैंने तो केवल ट्यूसडे और 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लास जरूर होनी चाहिए यूट्यूब वाली। तो आपके ही हित में चीजें हो रही हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, थोड़ा बहुत समय यार अपने आपको देना पड़ेगा, स्टूडेंट लाइफ है, आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी, आपको चीजों के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा समझो। ठीक है, चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्टेज आएंगी, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद एक स्टेज आएगी 50 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो घनत्व है वो बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से और गर्म करोगे पानी को, तो पानी अब हल्का होना शुरू हो जाएगा, यानी घनत्व कम होना शुरू हो जाएगा, और घनत्व जब कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं? आंसर अलग अलग दिए सबने, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो जरा। यदि पानी को 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, यदि पानी को 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन वही है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। दूसरा ऑप्शन है पहले घटेगा, इसका सब सही आंसर करना, समझा दिया है कंसेप्ट, फिर बढ़ेगा। तीसरा है बढ़ेगा, और चौथा है घटेगा। बताओ क्या आंसर होगा अब इसका? सपना बघेल बी, करण शर्मा बी, प्रियंका सूर्यवंशी डिक्रीज, खुशबू वासने बी, प्रियंका चौधरी बी, अलीगढ़ बी। ये थोड़ा ऊपर निकल गया क्या? ये क्वेश्चन नीचे खिसका दूं थोड़ा, है ना, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलो समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, तो इसमें 2 स्टेज होंगी, 15 डिग्री सेल्सियस से एक तो 4 डिग्री सेल्सियस तक की स्टेट, ठीक है, और फिर 4 से एक 0 डिग्री सेल्सियस तक की।
तो 15 से 4 पर आ रहे हो, तो पानी को भारी कर रहे हो या हल्का कर रहे हो? अरे एक चीज मेरे को आती है बचपन से, बस क्या, कि 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भारी होता है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर मैं 15 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा हूं तो घनत्व क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और जब घनत्व बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा। वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और फिर जब 4 से 0 पे आओगे तो आयतन क्या होता है? कम होता है। बर्फ बनती है तो आयतन क्या होता है? कम होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ज्यादातर सब लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप बात करो तो जाड़ों में आपने देखा होगा कि जाड़ों में जो मछलियां होती हैं वो समुद्र या झील या नदी की ऊपरी सतह की जगह कहां चली जाती है? नीचे चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि जाड़ों में ऊपर का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो ऊपर की जो परत होती है उस पर क्या होती है? बर्फ जम जाती है। लेकिन निचली, मैंने आपको बताया, परत का तापमान हमेशा क्या रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए मछलियां जाड़ों में कहां चली जाती हैं? बिल्कुल गहराई में चली जाती हैं, जिससे कि वो जमे ना। जम गई तो मर जाएंगी, तो ना जमे इस वजह से कहां चली जाती है? नीचे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, और नहीं जाएंगी तो जम जाएंगी। तो ये दो कंसेप्ट हो गए। पहला, अक्षांश के अनुसार जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो महासागरों का तापमान घटेगा। और दूसरा, जैसे जैसे गहराई में जाओगे तो भी गहराई के साथ क्या होगा? महासागरों का तापमान घटता है। ठीक है, महासागरों की अगर मैं बात करूं तो महासागरों में जनरली 200 मीटर तक का, 200 मीटर तक गहराई का क्षेत्र, यानी ये मान लो समुद्र का स्तर है। ठीक है, ये समुद्र का लेवल है और इससे गहराई तक कितने मीटर तक जा सकते हो? 200 मीटर गहराई तक। क्या मानते हैं हम? सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, यानी समुद्र के स्तर से 200 मीटर गहराई तक हम मानते हैं कि सूरज का प्रकाश पहुंच रहा है। इसके नीचे क्या है? सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो अंधकार होगा इसके नीचे। तो जब सूरज का प्रकाश यहां तक पहुंच रहा है तो ये क्षेत्र कैसा कहलाएगा? ये क्षेत्र कहलाता है प्रकाशीय क्षेत्र या प्रकाशित क्षेत्र, ल्यूमिनस रीजन। तो क्वेश्चन आएगा, महासागरों में कितने गहराई तक का क्षेत्र प्रकाशित क्षेत्र होता है? 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र। वैसे तो 1 किलोमीटर तक भी थोड़ा बहुत प्रकाश पहुंचता है, लेकिन मेन जो प्रकाश पहुंचता है यहां 200 मीटर गहराई तक ही पहुंचता है। और यहीं ऊपर वाली परत में ही कुछ जानवर पाए जाते हैं जिनको प्लैंकटन कहते हैं, जो आपने शायद सुना होगा। ज्यादातर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं वो यही प्लैंकटन प्रोवाइड कराते हैं। जू प्लैंकटन और सादा प्लैंकटन जो होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाए तो हमारी पूरी जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से हम इन्हीं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है जिस पर निर्भर करता है महासागरों का तापमान, वो है प्रचलित पवनें। ठीक है, कौन सी पवनें? प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स। कोई बताएगा जरा भाई प्रचलित पवनें क्या थी? कोई बताएगा प्रचलित पवनें क्या थी? प्रिवेलिंग विंड्स क्या थी? प्रचलित पवनें, हाँ भाई बताएगा प्रचलित पवनें क्या थी? कौन सी थी प्रचलित पवनें? हर समय बहने वाली हवाएं, नाम क्या थे उनके? प्रचलित पवनों के नाम क्या थे? ट्रेड विंड्स। हाँ, 3 तरीके की पवनें बताई थी प्रचलित पवनों में। 3 तरीके की पवनें बताई थी मैंने, व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स, पछुआ पवनें वेस्टर्लीज और ध्रुवीय पवनें पोलर विंड्स। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। जो व्यापारिक पवनें थी उनकी दिशा क्या थी? जो व्यापारिक पवनें थी उनकी दिशा हमेशा क्या थी? पूरब से पश्चिम की तरफ थी। कहां से कहां की तरफ चल रही थी? ये पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही थी। यानी मान लो कि ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है? ये समुद्र का स्तर है, ऊपर का लेयर है। तो ये जो समुद्र में ऊपर की लेयर है, ये इसका जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के ये बताओ जरा। जो ऊपर की परत है समुद्र की, इसका तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? ये बताओ जरा सोच के।
जो ऊपर की परत है महासागरों की, ऊपर का जो पानी है वो गर्म होगा या ठंडा होगा? तो इसका तापमान क्या होगा खुशबूबाज ने? ज्यादा होगा। अरे सूरज की किरणें ऊपर ज्यादा पड़ेंगी तो ऊपर का जो तापमान होगा, अभी तो ये कंसेप्ट बताता है गहराई के साथ तापमान कम होता है, तो ऊपर का जो तापमान होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ऊपर का तापमान ज्यादा है तो जो व्यापारिक पवनें थी वो ऐसी तो चलती थी पूरब से पश्चिम की तरफ, ऐसी चलती थी ना, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो जब पानी पड़ा हुआ है और आप पंखा चलाओ तो पंखा की जो हवा होगी वो उस पानी पर क्या करेगी? बल लगाएगी, है ना, बल लगाएगी। तो बल किस हिस्से पर लगाएगी? जो ऊपर वाला समुद्र का हिस्सा है वो, या जो नीचे पानी है वो? तो जो ऊपर का हिस्सा है उसी पे तो फोर्स लग रहा है। जैसे ये स्तर है और ये हवा चल रही है तो ऊपर के पानी को क्या करेगी? अपने साथ बहाकर ले जाएगी। तो ये जो व्यापारिक पवनें होंगी ये समुद्र के कैसे पानी को? गर्म पानी को पूरब से कहां ले जाएंगी? पश्चिम की तरफ ले जाएंगी। तो पूरब से गर्म पानी को पश्चिम की तरफ ले गई, तो पश्चिम की तरफ गर्म पानी ले गई तो तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पश्चिम का तापमान व्यापारिक पवनें क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। और यहां से गर्म पानी चला गया तो गड्ढा थोड़ी ना हो जाएगा इधर, यहां से क्या होगा? फिर नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा इसको भरने के लिए, तो ऊपर ठंडा पानी आ गया तो यहां का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो व्यापारिक पवनें हैं वो महासागरों के पूर्व के भाग के तापमान को क्या कर देती हैं? कम कर देंगी। और पश्चिम के भाग के तापमान को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। यही लिख रहा है, पूर्व से पश्चिम तक व्यापारिक हवाएं बहती हैं, इस प्रकार यह महासागर के पश्चिमी भाग के तापमान को बढ़ाती हैं और पूर्वी भाग के तापमान को घटाती हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं, साइंस है पूरी की पूरी, कोई ऐसा रटना नहीं है, पूरी साइंस से चल रही है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और अगर यही मान लो पछुआ पवनें होती, यही मान लो क्या होती? पछुआ पवनें होती, तो पछुआ पवनें क्या करती? वेस्टर्लीज होती। तो वेस्टर्लीज क्या करती? वेस्टर्लीज पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं ऐसे, तो ये कौन सा गर्म पानी कहां ले जाती? पूरब की तरफ ले जाती, तो यहां के तापमान को बढ़ा देती और यहां के तापमान को घटा देती। ऐसे ही तो बैलेंस बना हुआ है पृथ्वी का, वरना एक तरफ ज्यादा तापमान है दूसरी तरफ कम तापमान है, तो उसको बैलेंस भी तो करना है, तभी तो पृथ्वी चल पाएगी। तो वो बैलेंस कैसे होता है? इन्हीं हवाओं से होता है। ठीक है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं हवाओं के द्वारा इधर उधर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चौथा फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वो कौन सा चौथा फैक्टर है? वो चौथा फैक्टर है समुद्री जलधाराएं, ओशियन करेंट्स। कौन सा फैक्टर है? समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं, ओशियन करेंट्स। तो समुद्री जलधाराओं की अगर बात करूं तो जैसे ऊपर वायुमंडल में हवाएं चलती थी वो ठंडी थी या गर्म थी, ऐसे ही पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से पानी को भी गति मिल जाती है और कुछ समुद्र में भी धाराएं बहना शुरू हो जाती है, यानी पानी का एक बहाव चलने लगता है समुद्रों में। उनको हम क्या कहते हैं? समुद्री धाराएं कहते हैं, जलधाराएं कहते हैं। वह भी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो ठंडी हो सकती हैं या गर्म हो सकती हैं। तो जो ठंडी जलधाराएं हैं वो क्या करेंगी? वो जहां चल रही है वहां के तापमान को, ऑब्वियसली ठंडी है तो क्या करेंगी? ठंडा कर देंगी। और जहां गर्म जलधाराएं चल रही हैं वो वहां के तापमान को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी, गर्म कर देंगी। ठीक है, तो ठंडी जलधाराएं तापमान को कम कर देती हैं, गर्म जलधाराएं तापमान को बढ़ा देती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन यहां जलधाराओं से आएगा। और विश्व में जैसे मैंने आपको कुछ स्थानीय पवनें बताई थी, लू, चिनूक, फौन, सिरक्को, हरमट्टन, बुरान, बोरा, ये सारी पवनें बताई थी, ऐसे ही विश्व में अलग अलग जलधाराएं चलती हैं, ओशियन करेंट्स चलते हैं। कुछ हिंद महासागर में चलते हैं, कुछ अटलांटिक महासागर में चलते हैं, कुछ प्रशांत महासागर में चलते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर में चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है? कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है? तो 15-16 जलधाराएं हैं जो हमें पढ़नी है। तो रटेंगे तो रटने से तो 15 से एक चीज से 5-6 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 15-16 जलधाराओं को इंटू 6 कर लोगे तो 100 से ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे।
तो इतने सारे चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है। 90 पॉइंट कैसे याद करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम इन जलधाराओं को याद करने की कोशिश करेंगे विश्व के डायग्राम से, वर्ल्ड के डायग्राम से। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, बहुत ही आसान सा। मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो जो भी जलधाराएं, ये क्या है? ये हो गई भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, और इधर कोनों पे क्या हो गया? यहां उत्तरी ध्रुव और यहां दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहां नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल। तो जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ से चलेंगी, जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ से चलेंगी, वो कैसी होनी चाहिए? सोच के बताओ। ठंडी होनी चाहिए या गर्म होनी चाहिए? जल्दी से सोच के बताओ। जितनी भी जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर से चलेंगी, वो ठंडी होनी चाहिए या गर्म होनी चाहिए? बताओ जरा सोच के। तो कॉमन सा सवाल है यार, गर्म होंगी। क्यों गर्म होंगी? क्योंकि यहां पर भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा है। अब किसी गर्म चीज से क्या निकलेगी? गर्मी ही तो निकलेगी, ठंड थोड़ी ना निकलेगी। तो जो भी जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ से चलेंगी, कैसी होंगी? गर्म होंगी। बच्चों वाला कंसेप्ट। जो भी जलधाराएं ध्रुवों की तरफ से आएंगी, ये कैसी होनी चाहिए? ध्रुवों से आ रही हैं, ठंडी जगह से आ रही हैं, तो क्या लाएंगी? गर्मी थोड़ी ना ले आएंगी, ठंड लाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो ध्रुवों से आ रही हैं कैसी होंगी? ठंडी। यानी सिंपल सा कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है और अपना दिमाग फिर चलाना नहीं है, केवल यही याद रखना है, बाकी अपना कोई दिमाग नहीं चलाना। सिंपल सा क्या कंसेप्ट है? जो जलधाराएं ध्रुवों से आ रही हैं, ध्रुवों से आ रही हैं, तो कैसी होंगी? ठंडी। ध्रुवों से आ रही हैं, कैसी होंगी? ठंडी। और जो जलधाराएं ध्रुवों की ओर जा रही हैं, जा रही हैं का मतलब क्या हुआ? ध्रुवों की ओर। ध्रुव का इधर, तो एरो उल्टा बनाया इसीलिए मैंने। ये ध्रुव से आ रही हैं। ध्रुव किधर है? इधर है ध्रुव। तो ध्रुव से आएंगी तो इधर की तरफ आएंगी, कैसी होंगी? ठंडी। और जो ध्रुवों को जा रही है, ये कैसी होंगी? गर्म। जल्दी से बताओ, ये कंसेप्ट में किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? ये हो जाएंगी कोल्ड और ये हो जाएंगी वार्म। इसमें किसी को भी डाउट? जल्दी से बताओ। और ये डाउट, ये बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा दिमाग अपना कुछ भी नहीं चलाना। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। जो ठंडी होंगी, जो ध्रुवों से आ रही हैं, और जो ध्रुवों को जा रही हैं, तो ठंडे को शांत करना है, तो किससे करोगे? गर्म से करोगे। तो जो उधर जाएंगी वो गर्म होंगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेसिस पर हमें क्या पढ़ना है? समुद्री जलधाराएं पढ़नी है। तो सबसे पहले तो बात क्या आ जाती है? विश्व के नक्शे की आ जाती है। तो थोड़ा सा हमें पहले विश्व का नक्शे का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी हवाएं किधर हैं, कहां है, ठीक है। तो विश्व के अगर हम नक्शे की बात करें, तो जब हमें विश्व का नक्शा पता होगा, तब तो मैं बता पाऊंगा कि वो जो 4 महासागर हमने पढ़े थे, वो 4 महासागर विश्व में आते कहां हैं। जैसे प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर अगर नक्शा दे दे तो कौन सा है प्रशांत महासागर? हर तरफ तो नीला नीला ही दिखता है, तो उन नीले में से कौन सा नीला हिस्सा प्रशांत महासागर है? तो अगर मैं बात करूं कितने महाद्वीप हैं, तो क्या आंसर करोगे? 7 महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या ऑस्ट्रेलेशिया कह सकते हो, या ओशिनिया कह सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ रफली विश्व का नक्शा यहां बनाते हैं और उसी के हिसाब से आगे का हम समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो विश्व का नक्शा बना लेते हैं रफली। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एशिया महाद्वीप इस तरीके से कुछ पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया एशिया। एशिया से ही सटा हुआ इधर की तरफ क्या है? यूरोप, ठीक है। एशिया से ही लगा हुआ इधर क्या है? यूरोप, ठीक है। इधर यूरोप के नीचे आएंगे तो इस तरीके से इधर क्या पड़ जाएगा? अफ्रीका, ठीक है। क्या पड़ जाएगा? अफ्रीका पड़ जाएगा।
ठीक है। इधर की तरफ आओगे तो यहां पड़ता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और यहां उत्तरी अमेरिका के नीचे यहां बीच में कुछ देश पड़ते हैं छोटे छोटे। विश्व का नक्शा देखा मैंने आपसे कितनी बार कही, विश्व का नक्शा देख लेना थोड़ा सा। तो यहां बहुत छोटे छोटे देश पड़ते हैं जो मध्य अमेरिका में आते हैं, सेंट्रल अमेरिका में आते हैं, छोटे छोटे देश, शायद नाम सुने हो एक दो, जैसे निकारागुआ, सुना है नाम, शायद सुना हो, एल सेल्वाडोर, होंडुरस, कोस्टा रिका, पनामा, ये कुछ देश आते हैं जो यहां पड़ते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे देश यहां मौजूद हैं और इन्हीं छोटे देशों से फिर रास्ता खुल जाता है कहां, दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका। जो 0 डिग्री वाली रेखा है वो भूमध्य रेखा कुछ इस तरीके से गुजर रही है, ये क्या हो गई, 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। और इधर नीचे की तरफ यहां क्या पड़ेगा, यहां नीचे की तरफ इस तरीके से क्या मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, ठीक है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। इधर क्या मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, ठीक है। और नीचे जो हमारे काम का नहीं है वो नीचे इधर क्या पड़ा हुआ है, नीचे सबसे नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका नहीं है काम का। तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि मैंने जो पृथ्वी है ऐसे गोल है ना, गोल, अब पीछे का कैसे हिस्सा तो मैं दिखाऊं, तो पीछे के हिस्से के लिए मैंने क्या किया, पीछे के हिस्से के लिए मैंने इस पृथ्वी को पीछे से काटकर यूं फैला दिया, जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था, है ना। तो 0 वाली जो भूमध्य रेखा है वो ये हो गई, और ऐसे ही 0 डिग्री अक्षांश जो होगा वो यहां कहीं ऐसे पड़ेगा, ठीक है। तो यहां कहीं भूमध्य, यहां गिनी की खाड़ी जो थी, बे ऑफ गिनी, यहां पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिल जाएंगे। याद करो, ये चीज बताई थी मैंने आपको पहली क्लास में, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो हमने क्या किया कि हमने पृथ्वी को ऐसे गोल को ऐसे फैला दिया। जब ऐसे फैला दिया तो इन दोनों हिस्सों को अगर मैं ऐसे गोल करना चाहूं, यूं मिलाना चाहूं, तो ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है एक ही है कि नहीं है, ठीक है। गोल को मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे, जैसे आप पढ़ते होगे ना, सिलेंडर को ऐसे काट दिया और यूं फैला दिया तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर मैं इसको ऐसे गोल करूं तो ये दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे बड़ा समुद्र है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर के एक और क्या है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी ओर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, प्रशांत महासागर किस हिस्से में पड़ता है, यानी किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये वाला जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को अगर आप मैप में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से एस शेप में दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसको आप एक्चुअल में थोड़ा सा कर्व लोगे तो ये एस शेप का थोड़ा सा दिखाई देता है, इस तरीके से मौजूद है ये महासागर। तो एस शेप का जो महासागर है इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, यानी ऐसा महासागर जो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में, ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जो ऐसा आकार का है, अटलांटिक महासागर, क्लियर। अगर आप अटलांटिक महासागर को थोड़ा सा देखोगे तो आप पाओगे कि ये देखो हर तरफ से भूमि से लगा हुआ है। इधर देखो, इधर भूमि गायब है ना, इस हिस्से में देखो भूमि नहीं है ना, बहुत सारा खाली हिस्सा मिल गया, इधर इधर भी थोड़ा बहुत खाली हिस्सा मिल गया, लेकिन यहां पर देखोगे तो ऊपर पूरा हिस्सा भरा हुआ है, इधर पूरा हिस्सा, इधर पूरा हिस्सा, इधर भी घिरा हुआ है, इधर भी घिरा हुआ है। तो ऐसा महासागर जो सबसे बड़ा है वो तो है प्रशांत महासागर, लेकिन ऐसा महासागर जो सबसे ज्यादा भूमि से लगा हुआ है, यानी लैंड से सटा हुआ महासागर सबसे ज्यादा, वो कौन सा हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये बीच वाला क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, इस साइड वाला क्या होगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये है इंडिया, तो इंडिया के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंद महासागर। ये क्या हो गया, ये हो गया हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन, एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इधर अफ्रीका, ठीक है, क्लियर। और इधर आओगे तो ये ऊपर 66.5 डिग्री का हिस्सा पड़ गया, तो ये 66.5 डिग्री से ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये सब क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक वृत्त था ना यहाँ पर, आर्कटिक सर्किल था ना, तो आर्कटिक सर्किल के पास जो है समुद्र, ये क्या हो गया, ये हो गया आर्कटिक महासागर।
तो ये चारों महासागर आपको दिमाग में रहेंगे कि विश्व में कहां पड़ते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आजकल पेपर में आने लग गए हैं, क्योंकि इन चीजों को कोई पढ़ता ही नहीं है, सीधे उस पर पहुंच जाते हैं कि भाई ये चीज कहां है, ये कहां है, और बेसिक चीजें ध्यान ही नहीं रहती। कई बार कॉन्टिनेंट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कॉन्टिनेंट किस द्वीप पर भूमध्य रेखा की तुलना में कहां पड़ता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भूगोल बेसिक ही नहीं पता तो फिर आगे का इतना सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, ये बता दो जल्दी से, ये चारों महासागर समझ में आए? किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? जल्दी से बताओ, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो ये चारों महासागरों में? हाँ भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चल, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या पकड़ लेते हैं? सबसे बड़ा जो समुद्र है उसको, ठीक है। तो यहां पर एशिया का ही हिस्सा है, एक द्वीप पड़ता है, ठीक है। एशिया का ही हिस्सा है, एक द्वीप पड़ता है जो हमारी मदद कर रहा है बुलेट ट्रेन बनाने में। कौन सा है? जापान, ठीक है। कौन सा है? जापान, ठीक है। ये जो जापान है ये मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिनके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान। तो ये जो जापान के 4 द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। कौन कौन से 4 द्वीप हैं? उत्तर से दक्षिण क्रम लिखवा रहा हूं मैं आपको, नॉर्थ टू साउथ लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो सबसे उत्तर में जो द्वीप पड़ता है उसको कहते हैं होक्काइडो, ठीक है। जो सबसे उत्तर में द्वीप है उसको हम क्या कहते हैं? होक्काइडो कहते हैं, जो जापान का है। इसके दक्षिण में जो पड़ता है उसको हम कहते हैं होन्शु, ठीक है। और इसी होन्शु द्वीप पर क्या मौजूद है? टोक्यो, जापान की राजधानी मौजूद है टोक्यो, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो पड़ता है वो पड़ता है शिकोकू, और चौथे नंबर पर जो है वो है क्यूशू, ठीक है। अगर जापान का नक्शा देखोगे, एक बार देख लेना इस क्लास के बाद, तो ये 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है। सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू, ठीक है। और अगर पूछे इनके आकार का क्रम अकॉर्डिंग टू साइज, तो आकार के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। आकार के लिए आपको क्या करना है? आकार के लिए आपको इन दोनों को पलट देना है और इधर से इन दोनों को पलट देना है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इन दोनों को पलटोगे तो होन्शु सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा होक्काइडो। ये याद करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों याद करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था। तो एक याद कर लो और एक से फिर दूसरा आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण याद कर लो और दक्षिण से निकल के फिर इधर आ जाएगा, उलट देना है बस, ठीक है। तीसरे नंबर पे हो जाएगा क्यूशू और सबसे छोटा है शिकोकू, ठीक है। याद ये वाला कर लो, उत्तर से दक्षिण वाला। दोनों याद करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में, फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है। मेरे साथ खुद हो चुका है, तो इसीलिए ये चीज टेक्निक बनाई मैंने कि यार याद कैसे रखूं इन चीजों को। तो बस उत्तर से दक्षिण याद रख लो और फिर पलट दो पहले दूसरे को और तीसरे चौथे को, यहां वाले को, तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये 4 द्वीप पेपर में पूछ लेता है। किस द्वीप पर टोक्यो मौजूद है, जो जापान की राजधानी है, तो वो हो जाएगा होन्शु, सबसे बड़ा। तो राजधानी कहां बनाओगे? जो बड़ा होगा उसी पे बनाओगे, तो बस सिंपल, होन्शु सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है शिकोकू, ठीक है। यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ठीक है। यूपीपीसीएस में, ठीक है, अच्छे एग्जाम दोगे, सीडीएस वगैरह, यूपीएससी का एग्जाम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैट में कैसे आ सकता है? पैट में ऐसे आ जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। सबसे उत्तर का द्वीप कौन सा? जापान का होक्काइडो। इस तरीके से एक एक पूछेगा और क्रम से लगाने को पूछ सकता है, अच्छे एग्जाम्स जो बड़े लेवल के होते हैं उनमें, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं। तो यही जापान की तरफ से 2 जलधाराएं चलती हैं, एक इधर ऊपर से इधर की तरफ आएगी रूस से, और एक नीचे से ऊपर की तरफ इधर चलती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर से नीचे चल रही है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओया शीवो, ठीक है। क्या कहते हैं? ओया शीवो जलधारा। किस नाम से जानी जाती है? ओया शीवो के नाम से जानी जाती है, ओया शीवो जलधारा, ओया शीवो के नाम से जानी जाती है।
ओयाशिवो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब सोच के बताओ जरा, ये जो ओयाशिवो वाली हवा, जो समुद्री जलधारा, ये ठंडी होनी चाहिए या गर्म होनी चाहिए? जरा सोच के ये बताओ, जो ओयाशिवो वाली जलधारा है ये ठंडी होनी चाहिए या गर्म होनी चाहिए? सोच के बताओ जरा। तो कैसी होनी चाहिए? ठंडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ से आ रही है। तो इसका क्या नाम है? ओयाशिवो ठंडी जलधारा। ठीक है, शॉर्ट में ठा लिख दे रहा हूं, ओयाशिवो ठंडी जलधारा, कोल्ड करेंट। ठीक है, इसी जलधारा को एक और नाम से जाना जाता है, इसी जलधारा को क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। क्लियर? तो ये कौन से समुद्र में चल रही है? प्रशांत महासागर में चल रही है। एक जलधारा इसके विपरीत चलती है, क्योंकि एक ही तरफ से चल रही है, एक ही खानदान की हुई, तो खानदान एक है तो सरनेम एक ही रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कूरो शिवो। खानदान एक है तो सरनेम शिवो एक ही रहेगा, नाम क्या कहते हैं? कूरो शिवो। कूरो शिवो कैसी होगी? ये हो जाएगी गरम। ठीक है ना भाई? फिर दोनों तरफ से जलधाराएं आई ऐसे, एक ठंडी मिली और एक गर्म मिली आपस में। तो आपने देखा होगा जाड़ों में जब आप नहाते हो तो गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओ या ठंडे में गर्म मिलाओ तो भाप बहुत ज्यादा निकलती है कि नहीं निकलती? तो जहां पर भी दो अलग अलग जलधाराएं मिलती हैं तो वहां क्या होगा? कोहरे का निर्माण होता है। और ऐसा जो क्षेत्र होता है जहां दो विपरीत जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ये जगह बहुत अच्छी मानी जाती है मछली पकड़ने के लिए, फिश कैचिंग के लिए। तो जापान आपने देखा होगा विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन जापान इसी वजह से करता है। तो जैसे बचपन में आपने देखा होगा या लॉकडाउन वगैरह हुआ था, दिख नहीं रहा नाम, अच्छा ऊपर निकल गया वो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट जरा रुको, इसको थोड़ा सा कम जूम करो, एक सेकंड रुको जरा, है ना, हल्का सा, हाँ बस ठीक है ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब बताओ, अब दिख रहा है प्रियंका? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दोनों, जैसे आप बचपन में आपने देखा होगा, या बचपन में क्या अभी लॉकडाउन के दौरान पिछले पूरा क्या है टीवी पर महाभारत और रामायण आई, तो ऐसे यहां पर हो गया कि ये दो जलधाराएं आ रही हैं इधर से। ठीक है, तो गुनगुनी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, या तो ठंडी होती है या गर्म होती है। तो ये दोनों जलधाराएं आती हैं तो वो आपने देखा होगा दोनों तरफ से बाण आते हैं। ठीक है, ऐसे फिर टकराते हैं, चिचिर चिचिर चिंगारी निकलती है अलग अलग। ठीक है, फिर एक गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहां होता है, ये दोनों जो तीर हैं ये आके एक दूसरे में टकराएंगे और दोनों में से एक रह जाता है। इस तरीके से बहनें जलधारा शुरू कर देती है। ठीक है, तो दोनों में से एक बन जाती है, दोनों मिलकर कौन सी बन जाती है? ये कौन सी साइड है? 0 डिग्री के ऊपर की हिस्सा है ना, 0 डिग्री का ऊपर क्या है? पूरा का पूरा उत्तर या दक्षिण? उत्तर। तो इस जलधारा का नाम क्या पड़ जाता है? उत्तरी कौन सा समुद्र था? प्रशांत जलधारा। क्या नाम पड़ जाता है? उत्तरी प्रशांत जलधारा। अब जरा सोच के ये बताओ, ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी या गर्म? गुनगुनी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। आप कहोगे ठंडा भी मिल रहा है गर्म भी मिल रहा है तो गुनगुना कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जरा सोच के बताओ, ये ठंडी होनी चाहिए या गर्म होनी चाहिए? तो मैंने जैसा कि आपको कंसेप्ट बताया था, अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो कंसेप्ट बताया वो लगाना है। अभी भी ये किधर की ओर जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो ध्रुवों की तरफ जा रही है तो कैसी होगी? गर्म होगी। तो इसका क्या नाम होता है? उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, जब आप इसको अपनी कॉपी पे बनाओ, पीडीएफ भी भेज दूंगा ना इसकी, तो इसको देखकर अपनी कॉपी पे बना लेना, क्योंकि ये मैंने बना दिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी तो याद करना है। तो अपने आप 2 बार कॉपी पे ऐसे बना लेना जैसे समझा रहा हूं, तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा। ठीक है, ये अब घूमकर हम कहां आ गए? पृथ्वी गोल है ना, तो घूमकर हम किधर आ गए? इधर की तरफ आ गए। ठीक है, गोल घूम के हम कहां आ गए? पृथ्वी के इधर घूम के आ गए। तो ये जलधारा इधर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये वाली जलधारा घूम के कहां आ गई? यहां पर आ गई, उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा। अब ये यहां आके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ऊपर निकल गई और एक नीचे निकल गई। तो ये जो ऊपर जलधारा निकल गई, तो यहां उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा मेनली 3 देश आते हैं। नीचे है मैक्सिको,
बीच में है यूएसए और ऊपर है कनाडा। और यहाँ कनाडा का ये वाला जो हिस्सा है ये यूएसए के पास आता है, जिसको हम कहते हैं अलास्का। क्या कहते हैं इसको? अलास्का कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है अलास्का वाला, इस हिस्से की तरफ ये जलधारा निकल गई, तो इस जलधारा का नाम भी क्या हो गया? यही नाम हो गया, अलास्का जलधारा। क्या नाम हो गया इसका? अलास्का जलधारा। तो जरा सोच के बताओ ये जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी या ठंडी होगी? अलास्का जलधारा गर्म होगी या ठंडी होगी? जरा सोच के बताओ तो कैसी होगी? किधर जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो ध्रुवों की तरफ जा रही है तो कैसी होगी? गर्म होगी। ठीक है, तो ये अलास्का जलधारा कैसी है? गर्म है, गर्म। ठीक है, एक जलधारा इधर नीचे की तरफ निकल जाती है, यहां यूएसए का एक राज्य पड़ता है कैलिफोर्निया। और करंट का सवाल एक और, यूएसए का अभी हाल ही में 51वां राज्य बनाया गया है वॉशिंगटन डीसी को। अभी तक वो शहर था, अभी उसको राज्य बना दिया गया है वॉशिंगटन डीसी। 51वां राज्य बन गया यूएसए को। ठीक है, यूएसए कई सारे राज्यों का मिला हुआ है, इसीलिए उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक देश नहीं है, अमेरिका कई सारे राज्यों का एक समूह टाइप का है, जैसे भारत है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर कैलिफोर्निया पड़ता है, जिसको हम विश्व की सिलिकन घाटी कहते हैं, सिलिकन वैली ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनियां बड़ी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ठीक है, अमेजन, सब कहां है? यहीं कैलिफोर्निया में है। यहीं पर हॉलीवुड भी है, लॉस एंजल्स, हॉलीवुड के भी ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। तो ये एक जलधारा नीचे निकल जाती है, कहां की तरफ से निकली? कैलिफोर्निया की तरफ से निकली, तो इसका क्या नाम हो गया? कैलिफोर्निया जलधारा नाम हो गया। अब जरा सोच के बताओ ये कैसी होगी? ठंडी होगी या गर्म होगी? तो ये किधर की तरफ आ रही है? भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है ना, तो कैसी होगी? ठंडी जलधारा रहती है, कोल्ड करंट रहती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई प्रशांत महासागर की। इधर दो जलधाराएं आई, मिल गई, मिलकर दोनों अलग हो गई, ये कहानी हो गई खत्म। अब आते हैं अटलांटिक महासागर पर। तो यहां एक जलधारा चलती है बीच में अटलांटिक महासागर की तरफ, यहां मैक्सिको की खाड़ी है, तो वहां की तरफ से एक जलधारा चलती है, बड़ी फेमस है, पेपर में कई बार आ चुकी है। इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी होगी? तो कैसी होगी? ये गर्म रहती, गल्फ स्ट्रीम गर्म। ठीक है, गल्फ कंट्रीज कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, तो ये भी कैसी होगी? गर्म होगी। ठीक है, तो ये कैसी रहती है? गर्म जलधारा रहती है। यहां पर एक द्वीप पड़ता है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। दो क्वेश्चन आते हैं यहां पर भी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आर्कीपिलेगो, यानी बहुत सारे द्वीपों से जो मिलकर बना है वो है इंडोनेशिया, जबकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। तो यहां ग्रीनलैंड की तरफ एक समुद्र पड़ता है जिसका नाम है लेब्राडोर। ठीक है, यहां पड़ता है लेब्राडोर सागर। तो यहां लेब्राडोर सागर से एक जलधारा चलती है इस तरीके से, जिसका क्या नाम है? इसी के नाम पर है, लेब्राडोर जलधारा। कैसी होगी? ये रहती है ठंडी। तो यहां पर भी ये दोनों जलधाराएं आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएंगी और एक जलधारा बन जाती है, इस तरीके से बहने लगती है। जब इधर की तरफ बहेगी तो इसका नाम क्या हो जाता है? जैसे इसका नाम हुआ था ऐसे ही इसका नाम हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी, कौन सा समुद्र था? अटलांटिक। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। ठीक है, अब ये कटकर कहां आ गई? यहां पर आ गई। तो ये भी दो हिस्सों में बट जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, यूरोप को। ठीक है, यूरोप थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, इधर तक ही खत्म कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया यूरोप। तो ये इधर आकर दो हिस्सों में बट जाएगी। ठीक है, दो हिस्सों में, एक ऊपर निकल गया, एक नीचे निकल गया। तो यहां याद करो, सबसे उत्तर की तरफ यूरोप का कौन सा देश पड़ता है? जहां रात के 12 बजे सूरज दिखाई देता है, अर्ध रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं जिसे। कोई बताएगा यहां कौन सा देश पड़ता है? नॉर्वे पड़ता है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड भाई पुष्पेंद्र। तो एक नॉर्वे की तरफ जलधारा निकल जाती है, इसका क्या नाम हो जाएगा? नॉर्वे जलधारा। कैसी होगी? ये रहती है गर्म। और एक नीचे की तरफ आ जाती है, यहां एक द्वीप पड़ता है कैनारी, तो इसका क्या नाम हो जाता है? कैनारी जलधारा। ये कैसी होगी? ये रहती है ठंडी। तो ये साइकिल भी यहां पर कंप्लीट हो गई। दो आई, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये मिलकर क्या बन गई? उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, नॉर्थ अटलांटिक वार्म ड्रिफ्ट,
और इधर कट के फिर ये दो हिस्सों में बट गई, नॉर्वे गर्म जलधारा और एक नीचे कैनारी ठंडी जलधारा। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन का आंसर और दो, नॉर्वे में किस दिन रात के 12 बजे सूरज दिखाई देता है? डेट पूछे आपसे कि नॉर्वे में किस दिन रात के 12 बजे सूरज दिखाई देता है, तो क्या आंसर करोगे? नॉर्वे में किस दिन रात के, हाँ वेरी गुड भाई अलीगढ़ और करण शर्मा वेरी गुड, खुशबू आशने वेरी गुड, 21 जून। 21 जून को क्योंकि सूरज कहां रहा था? सबसे उत्तर में आ रहा था, और उत्तर में ही तो क्या है? नॉर्वे। ठीक है, तो ये नॉर्वे इधर की तरफ ऐसे झुका हुआ है, तो पृथ्वी जब घूम जाती है तब भी सूरज की किरण इधर पड़ती रहेंगी, है ना। जैसे इसको घुमा दो तब भी क्या होगा? यहां पर सूरज की किरण पड़ती रहेंगी, तो रात के 12 बजे भी यहां सूरज दिखाई देता है। अब यहां आ जाओ, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है यहां पर, कौन सा? ब्राजील। इधर कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहां ब्राजील की तरफ से एक जलधारा ऐसे चलती है, भूमध्य रेखा की तरफ से चल रही है, तो कैसी होगी? गर्म होगी, और इसका क्या नाम है? ब्राजील जलधारा ही नाम है। कैसी है? गर्म जलधारा। ठीक है, कैसी है? गर्म जलधारा। एक जलधारा इसके विपरीत चलती है, यहां पर एक आइलैंड पड़ते हैं। कौन से आइलैंड पड़ते हैं? फॉकलैंड द्वीप पड़ता है यहां पर, तो फॉकलैंड की तरफ से पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड करेंट। क्या कैसी होगी ये? तो ये हो जाएगी ठंडी जलधारा। ठीक है, यहां दोनों मिलाकर एक नहीं बनानी, यहां अलग ही रहेंगी। ठीक है, और तीसरी कोई नहीं निकल रही यहां से। यहां एक छोटा सा देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, जिसका नाम है पेरू। तो यहां पेरू की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ एक जलधारा पड़ती है, चलती है, जिसको क्या कहते हैं? इसी के नाम से जाना जाता है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। ये कैसी होगी? ये होगी ठंडी। ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा, सुना होगा आपने, देश छोटा सा पेरू, लीमा राजधानी है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की तरफ पड़ता है ये। तो ये साइकिल हो गई इधर कंप्लीट। अब आ जाते हैं इधर अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका की तरफ अगर हम आते हैं तो यहां कौन सी खाड़ी थी? गिनी की खाड़ी। तो यहां गिनी की खाड़ी की तरफ से एक जलधारा चलती है, जिसका क्या नाम है? यही नाम है, गिनी जलधारा। ये कैसी होगी? ये हो जाएगी गर्म। ठीक है, गिनी जलधारा कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी गर्म। और इस गिनी के उल्टी एक जलधारा आती है नीचे से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेनगुएला। ये कैसी होगी? ये हो जाएगी ठंडी। तो ये गर्म और ये ठंडी। यहां आते हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में आप देखोगे यहां एक द्वीप पड़ता है मेडागास्कर। तो यहां मेडागास्कर की तरफ से एक जलधारा चलती है, जिसका क्या नाम है? एगुलहस जलधारा। कैसी होगी एगुलहस जलधारा? तो ये हो जाएगी गर्म। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी गर्म। इधर कंप्लीट हो गया, इधर कंप्लीट हो गया। यहां ये ऑस्ट्रेलिया बचा, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो जलधाराएं चलती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, और नीचे की तरफ लगातार ऐसे बहती रहती है। ये कौन सी हवा है? ये है, किधर से आ रही है? पश्चिम से, तो पश्चिमी ठंडी जलधारा। ठीक है, वेस्ट कोल्ड करंट। और यही पश्चिम ठंडी जलधारा इधर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक इधर है और एक इधर की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सी साइड है? पश्चिम की साइड है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई कैसी? ठंडी जलधारा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा। इतनी जलधाराएं हैं पेपर में, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपको पीडीएफ तो इसकी मिल ही जाएगी। तो ये जब आप वीडियो रिपीट एक बार देखोगे तो रिपीट देखकर इसको एक बार कॉपी अच्छे से कर लेना कॉपी में। और अगर फिर भी कॉपी ना हो तो इसके लिए मैंने ये डायग्राम भी आपको बना रखा है, जो कि खुद से मैंने हैंड से बनाया था, तो उसकी फोटो यहां खींच के डाल दी है। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, इससे भी देख सकते हो चीजों को। ठीक है, तो वो आपके पढ़ने के लिए हो जाएगी। तो ये जो जलधाराएं हैं ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे समझ लो उनको। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं कौन सी हैं निम्नलिखित में से? तो कुरोशिवो, ओयाशिवो या क्यूराइल उत्तरी
प्रशांत गर्म जलधारा, अलास्का जलधारा, कैलिफोर्निया, पेरू, ये सब कहां चल रही है? प्रशांत महासागर में। ठीक है। कौन सी हिंद महासागर में चल रही है? एगुलहस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा। ठीक है। कौन सी अटलांटिक महासागर में चल रही है? ब्राजील, फॉकलैंड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर में चल रही है? तो ये ऊपर वाली तो उत्तर की हो गई, दक्षिण की पूछेगा तो ये नीचे वाली हो जाएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? कौन सी गर्म जलधारा है निम्नलिखित में से? कौन सी ठंडी जलधारा है निम्नलिखित में से? ठीक है। क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं? ब्राजील जलधारा ब्राजील के किस ओर चलती है? पूर्व या पश्चिम? तो ये किस साइड है? पूर्व की साइड है। इसीलिए नक्शा दिमाग में रखना है, रटने की सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत तरीके से आएंगे और सारे क्वेश्चन पेपर में बना नहीं पाओगे। ठीक है। तो ब्राजील जलधारा किधर चलती है? ब्राजील के पूर्व में। उत्तर से दक्षिण चल रही है या दक्षिण से उत्तर चल रही है? तो उत्तर से दक्षिण चल रही है। ऐसे ही एगुलहस जलधारा कहां चल रही है? हिंद महासागर में। कैसी है? गर्म है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है और अफ्रीका के पूर्व की तरफ चल रही है या पश्चिम की तरफ चल रही है? पूर्व की तरफ चल रही है। गिनी जलधारा अफ्रीका के पश्चिम की तरफ चलती है, पूर्व की तरफ चलती है? पश्चिम की तरफ। वेनेजुएला पश्चिम की तरफ। कैसी है? ठंडी है। तो ये समझ में आया? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो? नो। ठीक है। तो एक बार इसको डायग्राम को खुद से बना के देख लेना, एक दो बार बनाओगे तो सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें अपने आप बना लोगे। मैंने भी तो बनाया, तो ऐसे ही आराम से बना लोगे, 2 बार बस बनाना होगा खुद से, और उसके बाद कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैप में बताऊंगा, तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल भी 12 बजे क्लास रहेगी, तो 12 बजे मिल जाना। आज शाम को 6 से 8 मैथ्स की क्लास चलेगी, 2 घंटे की, क्योंकि 2 दिन से हो नहीं पाई थी, तो 6 से 8 आज मैथ्स की क्लास चलेगी, और फिर 8 से 9 आपके रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।